जी, कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा है 37। टॉपिक हमारा चल रहा है बजटिंग, जिसमें हम सीख रहे हैं कि किस तरीके से हम आने वाले पीरियड के फाइनेंशियल्स को बजट कर सकते हैं। यानी इसमें हम सीख रहे हैं कैश बजट प्रिपेयर करना, इसमें हम सीख रहे हैं समटाइम्स मटेरियल लेबर ओवरहेड का बजट बनाना, और जो सबसे अहम बजटिंग के टॉपिक में बजट वो हमसे बना रहा है, आपने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, आपको अंदाजा होगा, वो कैश का बजट है। और कैश के बजट के साथ ही वो इनकम स्टेटमेंट भी, बजटेड इनकम स्टेटमेंट भी हमसे पूछ लेता है। हम वन बाय वन आई कैप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमें हर क्वेश्चन में से कोई ना कोई नई चीज सीखने को मिल रही है। ऐसे ही है, जो नई चीज सीखने को मिल रही है आप अलग किसी पेज में नोट कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन में ये चीज मेरे लिए नई थी, ताकि अगर उस तरह की एडजस्टमेंट नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में आए तो आप उसको अकाउंट फॉर कर लें, अंडरस्टैंड कर लें। ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखें, मेरे लिए ये अहम चीज नहीं है कि आपने पूरा क्वेश्चन कर लिया या दो तीन क्वेश्चन मैंने जितने दिए वो आपने अटेम्प्ट कर लिए, ये भी अच्छी चीज है, लेकिन असल चीज है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से आपने सीखा क्या, और जो चीज सीखी आपने उसको आपने अलग लिखना ताकि आपको पता चले इस क्वेश्चन में सबसे अहम चीज थी क्या। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस जरूर करें। मैंने पहले भी कहा था, अब फिर कह रहा हूं, जब भी कोई क्वेश्चन कंप्लीट करें आप, उसमें से जो नई चीज, नया कंसेप्ट आपने सीखा है उसका अलग किसी एक पेज के ऊपर जरूर लिखें, वरना जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट होगा 2 दिन के बाद आपके जहन से वॉश हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या एडजस्टमेंट थी, क्या अहम चीज थी, और उसको किस तरीके से आपने अकाउंट फॉर करना है। तो ये प्रैक्टिस साथ में करते रहें। आपको 3 क्वेश्चन थे असाइनमेंट के तौर पे, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 आई कैप के बुक में से, और आपसे कहा था कि इसमें से एक क्वेश्चंस को हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, बाकी क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। आज की होम असाइनमेंट नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपका सेल्फ टेस्ट है, क्वेश्चन 6 इजी क्वेश्चन में, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन 2, 3, 4 वन बाय वन इन क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं। अच्छा, पहले मैं ये चाह रहा हूं कि इन क्वेश्चंस की आपके साथ डिस्कशन करूं, फिर जब चारों क्वेश्चंस की डिस्कशन हो जाए तो आप मुझे जो क्वेश्चंस कहेंगे उसको हम क्लास में पूरा क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट करेंगे। आज के लेक्चर में ये डिस्कशन होगी, ठीक है। इसको पूरा क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करना होगा हमने, वो फिर कल के लेक्चर में हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। मैंने इन क्वेश्चंस को में से जो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव या मोस्ट डिफिकल्ट कह लें मुझे क्वेश्चन लगा, वो मैंने पिक कर लिया हुआ जो मेरे ख्याल में, लेकिन एंड पे मैं आपसे वोटिंग करवाऊंगा। जो क्वेश्चन आप कहेंगे कि सर हमें इसमें ये सबसे मुश्किल लगा, उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। मुझे बताइए, एग्जाम में जब क्वेश्चन आया हमने सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है और उससे अंदाजा लगाना है हमारा टॉपिक कौन सा है और फिर इसका फॉर्मेट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आई कैप की बुक का कह रहा है, प्रिपेयर ए कैश फॉरकास्ट। फॉरकास्ट बजट को कहते हैं। प्रिपेयर ए कैश फॉरकास्ट मंथ वाइज, ये अहम चीज है। मंथ वाइज का मतलब क्या है? हर महीने का हमने अलग कॉलम बनाना है, ठीक है। अगर मंथ वाइज वो ना कहता तो फिर इसका मतलब क्या होता है कि जितना भी पीरियड उसने दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल क्वार्टर दिया हुआ है, तो हमने पूरे क्वार्टर को इकट्ठा कंबाइन फिगर के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैश बजट याद रखिएगा, वो कंबाइन भी हमसे पूछ सकता है कि पूरे क्वार्टर का ना हो, मंथ वाइज भी पूछ सकता है। इसी तरह इनकम स्टेटमेंट भी, बजटेड इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट लॉस, वो भी मंथ वाइज भी पूछ सकता है और क्वार्टर का भी पूछ सकता है। मंथ वाइज कह रहा है कैश फ्लो फॉरकास्ट बनाइए फ्रॉम सितंबर 2018 टू फरवरी 2019। अब मुझे बताइए, बजट में कौन सा बजट मांग रहा है? कैश बजट, प्रॉफिट लॉस का तो नहीं मांग रहा, इसके अलावा और कोई बजट तो नहीं मांग रहा। लेकिन हमें इसका कैश, बजटेड कैश फ्लो प्रिपेयर करने के लिए कुछ और अकाउंट्स भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ये आपको पता है? अच्छा बताइए जरा, कॉमन कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं जो प्रिपेयर करने होते हैं? स्टॉक अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट। अच्छा देखें, थोड़ा सा लिंक बना लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट होगी हमारी कहानी सेल से। सेल से एक जाएगा डेटर्स की तरफ और डेटर से निकलेगा कैश रिसीव्ड, ठीक है। और सेल से दूसरा जो डायरेक्शन जाएगी वो जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल से परचेजेस निकलेंगी
और परचेजेस से क्रेडिटर और क्रेडिटर से कैश पेड। ये दो अहम फिगर होती हैं किसी भी कैश फ्लो में। और अगर आप देखें एनालिसिस करें तो किसी भी बिजनेस में जो सबसे बड़े कैश की आइटम्स होती हैं वो यही दो होती हैं, कस्टमर से क्या रिसीव हुआ और सप्लायर क्रेडिटर्स को पे क्या किया। और इसमें आपने देखा है कि अगर तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो ना, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो स्टॉक का सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो तो फिर रॉ मटेरियल अलग और फिनिश गुड्स का अलग, तो ट्रेडिंग का निस्बतन आसान होता है। बहरहाल ये डिस्कशन स्तंभ। अब हमें बताइए फॉर्मेट क्या होगा। फॉर्मेट बताया था ना सबसे पहले, सबसे अहम फॉर्मेट क्या होगा इस क्वेश्चन का। टी अकाउंट बनाएंगे हम, और लेफ्ट साइड पे कितने कॉलम, राइट साइड पे कितने कॉलम, 6। लेफ्ट साइड पे 6, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीने बनते हैं, 6 लेफ्ट 6 राइट। क्लियर। चलिए अच्छा आगे चलते हैं, क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। कह रहा है टेनिस ट्रेडिंग लिमिटेड, इससे कोई आपको इंफॉर्मेशन मिली लफ्ज ट्रेडिंग से क्या। ए ट्रेडिंग आउट है, इसका मतलब है इसमें फिनिश गुड का एक अकाउंट बनेगा, स्टॉक अकाउंट। इसको अंडरलाइन कर लें आप कि ट्रेडिंग से हमें ये इंफॉर्मेशन मिली। वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 सितंबर 2018 एंड वुड स्टार्ट, यानी सितंबर से हमने बनाना था, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी पहले ही महीने से उसने कहा हमें फॉरकास्ट बनाए। एंड वुड स्टार्ट ट्रेडिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर से ट्रेडिंग स्टार्ट करेगी। क्या हमें सितंबर की कैश फ्लो बनानी चाहिए? बिल्कुल, ट्रेडिंग से पहले भी तो कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, उसने क्या भी दिया। एज पार्ट ऑफ प्लानिंग एंड बजटिंग प्रोसेस द मैनेजमेंट हैज डेवलप्ड द फॉलोइंग एस्टिमेट्स। पहला, अच्छा आपको इसमें एक चीज बता दूं, मैंने पहले भी लेक्चर में बताई थी, इंफॉर्मेशन देते हुए वो उसकी तरतीब ऊपर नीचे कर देता है। यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए स्टार्ट में, वो एंड पे दे देता है, या आधी इंफॉर्मेशन स्टार्ट में और फिर उसके बाद एक दो लाइन छोड़ के आधी इंफॉर्मेशन बाद में होती है। तो आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा हुआ ना, अगर मैं किसी आधी इंफॉर्मेशन की बेस पे एनालिसिस कर रहा हूं ना, जबकि उसकी फर्दर इंफॉर्मेशन नीचे मौजूद हो, आपने मुझे बता देना। एग्रीड। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर 2018 TTL would pay rupees 5 million, rupees 2 million and rupees 1.2 million for purchase of property, equipment and a motor vehicle respectively। कुछ फिक्स एसेट्स खरीदने हैं। बताइए क्या ट्रीटमेंट आएगा इसका। इन तीनों को ऐड कर देंगे, चाहे लैदा शो करवा दें, चाहे ऐड करके इकट्ठी फिगर शो करवा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल 5 मिलियन, 2 मिलियन और 1.2 मिलियन, ये तीनों फिगर्स क्या होंगे, हमारे कैश पेड वाली, क्रेडिट वाली साइड पे आएंगे तीनों फिगर। किस मंथ में? सितंबर में। क्लियर ये? और तो कोई इसमें पॉइंट नहीं है, सबसे आसान, मेरा लेस से आसान कोई और एडजस्टमेंट हो ही नहीं सकती बजटिंग में। नेक्स्ट, हाँ एक इससे भी आसान है, एक इससे भी आसान है, ओपनिंग बैलेंस। शाबाश, ओपनिंग बैलेंस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, प्रोजेक्टेड सेल्स फॉर अक्टूबर इज रुपीज 12 मिलियन। The sales would increase by rupees 2.5 million per month till January 2019. From February 2019 and onward, sales would be rupees 25 million per month. अब उसने हमें मंथ वाइज सेल दी है। अब देखिए मैं कैसे सोच रहा हूं, आपने मुझे बताना है मैं सही सोच रहा हूं कि गलत। मैं ये सोच रहा हूं अक्टूबर के महीने की सेल्स के महीने की सितंबर की सेल 0, अक्टूबर की 12, नवंबर की 14.5, दिसंबर की 14.5, दिसंबर की 14.5 नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं 2.5 मिलियन एक महीने में ही इंक्रीज होगा, 2.5 मिलियन शाबाश हर महीने में इंक्रीज होगा। तो बताइए अक्टूबर की 12, नवंबर की 14.5, दिसंबर की 17 और जनवरी की 19.5, फरवरी की 25, और फरवरी तक ही बताना था ना हमने। अच्छा मार्च की क्या है वैसे 25। हमने कैश फ्लो में नहीं बनाना, लेकिन में भी हमें जरूरत पड़ जाए। आपको पता है बाज़ औक़ात ऐसा होता है अगले पिछले पीरियड की भी जरूरत, इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ जाती है, खासतौर पे डेटर क्रेडिटर के केस में और स्टॉक के केस में। सेकंड एडजस्टमेंट क्लियर। अच्छा मुझे ये बताइए, ये हमारे बजट में कहां पे इफेक्ट आएगा इसका? कैश रिसीट वाली साइड पे। गलत, गलत। कैश डेटर्स में आएगा, गलत।
कॉस्ट ऑफ सेल्स इससे निकालेंगे। ये सेल्स की फिगर किधर आएगी? फिलहाल तो सेल्स की फिगर बताएं। क्वेश्चन करना मकसद नहीं है, कंसेप्ट समझना मकसद। अगर इसका मतलब अभी तक आपने बजट के सफिशिएंट क्वेश्चन नहीं किए। सेल्स में से हमेशा कुछ सेल्स होती है कैश और कुछ होती है क्रेडिट। आपको ये कहना चाहिए सर इसमें जो कैश पोर्शन होगा वो हमारा कैश की डेबिट साइड पे जाएगा और जो क्रेडिट पोर्शन होगा वो डेटर्स की डेबिट साइड पे जाएगा। क्या आपने आज तक कोई ऐसा क्वेश्चन किया जिसमें सारी की सारी सेल्स कैश हो? नहीं हो, तो फिर ये कैश में नहीं जाएगी। सारी की सारी सेल्स क्रेडिट का किया कोई क्वेश्चन? मुझे मेरे जहन में नहीं है, लेकिन मेरे जहन में एक दो क्वेश्चन ऐसे आने हैं जो हमने किए हैं जिसमें उसने टोटल सेल का ब्रेकअप दी, इसमें से इतने % कैश है, इतने % क्रेडिट। तो जहन में रखिएगा, बजटिंग का क्वेश्चन इतना आसान नहीं देगा कि सारे की सारी फिगर्स उसने आपको कैश में कह दी या क्रेडिट में कह दी। क्रेडिट में भी कह दे, कैश में तो बिल्कुल नहीं कहेगा। जहनी तौर पे आपने हमेशा तैयार रहना बजट के क्वेश्चन में। क्या जब कभी सेल्स होगी उसका ब्रेकअप जरूर देगा कि ये कैश सेल्स है और ये क्रेडिट सेल है। एग्रीड? तो अभी इसको हमने साइड पे नोट कर लिया। आगे चल के कहीं पे इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, जहां तक मेरा तजर्बा है बजटिंग के क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। ये आगे नेक्स्ट लाइन में आगे, कैश सेल इज एस्टिमेटेड एट 30% ऑफ द टोटल सेल। अब क्या होगा? टोटल सेल्स का 30%। इसका मतलब है हर महीने में हमने ये काम करना है। मंथ वाइज चल रहे हैं ना, हर महीने की टोटल सेल्स का 30% कैश में आएगा और 70% डेटर्स में जाएगा। इससे एग्री करते हैं? अच्छा चलिए, हालांकि डेटर्स से भी फिगर निकल के कैश में जाएगी, लेकिन उसकी रूटीन डिफरेंट हो सकती है। वो डिपेंड करता है क्रेडिट पॉलिसी क्या होगी। इसका इंपैक्ट क्या है ये क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। अब ये सेल्स वाली कहानी हमारी कंप्लीट हो गई। क्रेडिट कस्टमर्स आर एक्सपेक्टेड टू पे विद इन 1 month ऑफ द सेल्स। क्रेडिट कस्टमर्स यानी क्रेडिट पीरियड 1 महीना है, 30 दिन, यानी कस्टमर्स 30 दिन में पेमेंट करते हैं। क्लियर है? क्या इंपैक्ट होगा इसका? डेटर्स के अकाउंट में जो अक्टूबर की सेल्स होगी वो नवंबर में रिसीव हो रही होगी और नवंबर की दिसंबर में। भाई 1 month का यही मतलब है ना, इसी तरह होगा। किसी को कोई इख्तलाफ? अच्छा मुझे बताइए, क्वेश्चन करना मकसद नहीं, कंसेप्ट समझना मकसद है। अगर यहाँ पे कहता है क्रेडिट पीरियड है 2 month, तो फिर अक्टूबर की क्रेडिट सेल कब मिल रही होती? दिसंबर में। नवंबर की क्रेडिट सेल कब मिल रही होती? जनवरी में। जनवरी की क्रेडिट सेल कब मिल रही होती? मार्च में। इससे एग्री करते हैं आप? 1 month का कंसेप्ट क्लियर, 2 month का भी क्लियर। अब अगला सवाल आपके जहन में छोड़ रहा हूं, इसका जवाब नहीं दूंगा। अगर क्रेडिट पीरियड 30 days हो, महीने में पेमेंट, तो महीने के बाद क्रेडिट सेल की कैश रिसीव आएगा महीने के बाद। अगर 2 month हो, आपने कहा 2 महीने बाद आएगा। अगर 45 days हो, अगर 45 days हो, 2 month के बाद। चलें इसको अभी यहां पे छोड़ देते हैं, ये एक इशू है। फिलहाल हम इसी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका जवाब जरूर दूंगा लेकिन अभी नहीं। ये समझ आ गया आपको क्रेडिट पीरियड का मतलब क्या है? ये बेसिकली किस लिए इंफॉर्मेशन दी होती है उसने? क्रेडिट पीरियड कस्टमर का 30 days है, किस लिए? पेमेंट के लिए। सिमिलर कंसेप्ट क्रेडिटर पे अप्लाई होगा। क्रेडिटर में भी अगर कहता है आप महीने बाद पेमेंट करते हैं, इसका मतलब क्या होगा? इस महीने की क्रेडिट परचेजेस की पेमेंट कब होगी? अगले महीने। ये इंफॉर्मेशन समझ रहे हैं इसका क्या इंपैक्ट है? एक्सपेक्टेड टू पे। समझ क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आगे चलते हैं। 80% of the credit sales would be generated by salesman who would receive 5% commission on sales. The commission is payable in the following month after sale. सेल्स का 80%, क्रेडिट सेल का 80% सेल्समैन करते हैं, जिनको 5% कमीशन मिलता है। ये तो आपको पता ही होगा, सेल्समैन वो प्रोडक्ट दे के घर घर भेज देते हैं।
क्रेडिट सेल का 80% आएगा उनसे। अच्छा, जब कभी इस तरह ब्रेकअप देना ब्रेकअप, तो मेरी आदत है, मुझे थोड़ा एनालिसिस करने में मुश्किल लगता है जब वो ब्रेकअप देता है कि इसमें से 30% इतना है, 70% इस 70% में से इतना है और इतना है। मैं क्या करता हूँ, छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ। ये हमारी टोटल सेल्स है, इसका कैश सेल्स कितनी है 30%, क्रेडिट सेल्स कितने 70%। इस 70% का जो 20% है वो अलग सेल है। 20% सेल बताया उसने कैसे होती है, नहीं 80% के बारे में उसने अलग बताया। 80% जो ये सेल्स होती है इस पे 5% कमीशन मिलता है। क्लियर? अब हमने क्या करना, सिंपल सेल्स जो दी हुई है हर महीने की, उसका 70% कैलकुलेट करेंगे, क्रेडिट सेल आ जाएगी, उसका 80% कैलकुलेट करेंगे जो कि आ जाएगी सेल्स जो हमारे कमीशन एजेंट्स ने की है, और उसका 5% कैलकुलेट करेंगे, ये कमीशन है। और ये कमीशन किधर आएगा, अगर अक्टूबर के महीने की सेल है तो ये पेमेंट होगी नवंबर में, नवंबर के महीने की सेल्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये पेमेंट दिसंबर में होगी, नेक्स्ट मंथ उसने कहा है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, और ये हमारी आ जाएगी कैश में क्रेडिट साइड पे। ओके, आगे चलते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वुड बी 30%। ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्यों दिया उसने, कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने के लिए। और कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको पता है हमारी किस काम आती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स किस काम आती है, स्टॉक अकाउंट में जाती है, ठीक है, क्रेडिट साइड पे। स्टॉक अकाउंट से फिर निकलता है परचेजेस जो कि जाती है हमारी क्रेडिटर में, क्रेडिट साइड पे, और फिर वहां से हमारी कैश पेड की फिगर निकलती है। ये यूज ज़हन में रखिएगा किस इंफॉर्मेशन का क्या यूज है। अब आगे चलते हैं, यहां से हम सेल से कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने के काबिल हो गए। TTL would maintain inventory at 80% of the projected sale of the following month up to December 2008 and thereafter 85% of the projected sale of the following month. ये उसने इंफॉर्मेशन हमें किस लिए दी है, ये इंफॉर्मेशन हमें किस लिए, जब वो कहता होता है नेक्स्ट मंथ का इतने % आपने इस मंथ में मेंटेन करना है, ये इंफॉर्मेशन किस काम आती है, क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन के लिए। अब क्या कह रहा है, हमारे पास हर महीने की सेल्स है, वो कह रहा है TTL would maintain inventory at 80% of the projected sale of the following month up to December 2018 and thereafter 80% of the projected sales of the following month। यानी दिसंबर तक उसने जो मेंटेन करना है इन्वेंट्री लेवल, वो नेक्स्ट मंथ का 80% मेंटेन करना है, ठीक है। जनवरी से चेंज हो जाएगा लेकिन दिसंबर, इसका मतलब है दिसंबर तक जिस महीने की जितनी सेल है उसका 80% इसका ओपनिंग स्टॉक है जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स का, बिल्कुल कॉस्ट ऑफ, ये तो अंडरस्टूड है ना हमारा कंसेप्ट कि जब कभी वो इन्वेंट्री की सेल की बात करता है तो उसका कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है। ये तो तीसरा क्वेश्चन आ गया जिसमें हम ये चीज सीख रहे हैं। तो हमने हर मंथ की सेल्स की कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करनी है और उसका 80% हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा, यानी जिस मंथ की सेल्स उस मंथ का 80% ओपनिंग स्टॉक। इससे आप प्रीवियस मंथ का क्लोजिंग स्टॉक भी कैलकुलेट कर लेंगे। वो कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, जो इस मंथ का ओपनिंग है वो प्रीवियस मंथ का क्लोजिंग है। यहां तक क्लियर, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि दिसंबर के बाद 85% ऑफ सेल्स, ठीक है, यानी जो फरवरी के महीने की सेल होगी उसका ओपनिंग क्या होगा 85%, जो कि प्रीवियस का क्लोजिंग हो जाएगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम है, ये इंफॉर्मेशन अब आपने ये ध्यान में रखना है कि जब कभी वो इस तरह की इंफॉर्मेशन देता है इससे हम स्टॉक का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं
जब कभी इन्वेंट्री लेवल कहता है कि इतने परसेंट हो गए, इंफॉर्मेशन किस लिए दी होती है उसने हमें? स्टॉक का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए मंथ वाइज। तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर लिया हमने, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। पहले महीने का क्या आएगा? पहले का कुछ भी नहीं आएगा, बिल्कुल शाबाश। ओपनिंग कुछ भी नहीं आएगा, क्या क्लोजिंग आएगा? पहले महीने का, पहले सितंबर के महीने में कोई ट्रेडिंग नहीं की इसने? हाँ आएगा, शाबाश, हमने परचेज करना। क्लियर? स्टॉक में ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिया आपने, फिर इसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स भी लिख दिया। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे लिखा स्टॉक में जी? सेल्स से कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट कर लिया आपने, ठीक है। तो फिर जो स्टॉक अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर आई वो क्या आई? परचेजेस। क्लियर? आपको कैलकुलेशन नहीं करवा रहा, कंसेप्ट बिल्ड करवा रहा हूं। कैलकुलेशन घर जाके भी आप कर लेंगे, कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है यहाँ पे मकसद का। ये ना सोचेगा सर ज़बानी कलामी बता रहे हैं कैलकुलेशन तो कर ही नहीं रहे। कैलकुलेशन आप कर लेंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। और कैलकुलेशन मैं पहले भी आपके सामने प्रेजेंट करता रहा हूँ क्वेश्चंस की, आइंदा भी करूंगा, ठीक है। लेकिन आज क्वेश्चन की डिस्कशन ताकि कंसेप्ट आपको पता हो किस तरह की इंफॉर्मेशन देता है और उसका क्या इंपैक्ट। यहां से हमने निकाल लिया परचेजेस चली गई हमारी क्रेडिटर के अकाउंट में। अब क्रेडिटर के अकाउंट में कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होगा? ओपनिंग नहीं होगा, क्लोजिंग उसने अभी तक हमें इंफॉर्मेशन तो नहीं दी। आगे चलते हैं। ऑल परचेजेस ऑफ इन्वेंटरी वुड बी ऑन 2 मंथ्स क्रेडिट। जितने भी परचेज, ये आगे इसके सब पॉइंट्स नहीं है, ये 10 ही पॉइंट्स है। जितने भी परचेजेस हैं इन्वेंटरी की 2 मंथ्स क्रेडिट का मतलब क्या है कि जो इस महीने की परचेजेस हैं उनकी पेमेंट कब होगी? इसका मतलब है कि क्रेडिटर्स में से कैश पेड की फिगर आ रही है। क्रेडिटर में से कैश पेड की फिगर कैसे आ रही है? क्रेडिटर में से कैश पेड की फिगर? हाँ जी, जो भी बैलेंस है 2 महीने के बाद उसकी पेमेंट हो रही है। इसका मतलब है जो अक्टूबर के महीने की परचेजेस होंगी उनकी पेमेंट कब हो रही है? दिसंबर में। और जो दिसंबर के महीने की होंगी फरवरी में। क्लियर हो गया ये 2 मंथ्स का इंपैक्ट? आगे चलते हैं। सैलरीज वुड बी रुपीज 1.5 मिलियन सितंबर एंड रुपीज 2 मिलियन पर मंथ। देर आफ्टर समर में कितनी होगी? 1.5 और फिर ऑनवर्ड 2 मिलियन। हर महीने में 1.5 और 2 मिलियन फिट कर देंगे, आसान तरीन एडजस्टमेंट। अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वुड बी 1 मिलियन पर मंथ फ्रॉम सितंबर टिल जनवरी एंड रुपीज 1.3 मिलियन पर मंथ देर आफ्टर। Both type of expenses would be paid in the same month in which they are incurred. सबसे आसान एडजस्टमेंट, कोई प्रॉब्लम इसमें? जो फिगर दी है एज इट इज उठ के मंथ वाइज आ जाएगी। अच्छा, एक क्वेश्चन में उसने क्या किया, सिमिलर इंफॉर्मेशन दी, रिक्वायरमेंट था क्वार्टर का कैश फ्लो बनाना, तो उसमें हमने एक थोड़ा सा चेंज किया इस इंफॉर्मेशन के साथ। क्या किया? 3 मंथ्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, शाबाश। क्योंकि उसमें मंथ वाइज नहीं बनाना था कैश फ्लो, कंबाइन बनाना था, हमने उसे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। कंबाइन पूछा हो, मंथ वाइज बना दे, एंड पे टोटल कर दे, वो भी ठीक है, लेकिन उसमें हर इंफॉर्मेशन उसने फिर मंथ वाइज नहीं दी होगी। जब कंबाइन पूछेगा तो वहां पे फिर आप फंस जाएंगे कि मैंने तो मंथ वाइज की प्रैक्टिस की हुई है, ये टोटल की फिगर दे दी, क्या करूं, इसको डिवाइडेड बाय 3 करूं क्या? बिला वजह क्वेश्चन। तो आप वर्किंग के तौर पे ना, जो वर्किंग में ब्रैकेट लिखते उसमें 3-3 नोट करते जाए चाहे, लेकिन जब उसने क्वार्टर का पूछा है तो आप एक ही कॉलम बनाएं, बेहतर है उसी क्वार्टर का जो उसने पूछा। क्लियर? आगे चलते हैं। An aggressive marketing scheme would be launched in September. The related expense estimated at rupees 7 million. 50% of the amount would be payable in September and 50% in October. 7 मिलियन का 50% 3.5 मिलियन सितंबर में पेमेंट आएगी। आसान तरीन एडजस्टमेंट। भाई क्लियर है ये? आगे क्या कह रहा है भाई? क्लियर। Marketing expenses for October 2018 would consist of 85% variable and 65% variable and 35% fixed expenses. Total expenses in October would be rupees 2 million.
ऑल एक्सपेंसेस वुड बी पेड इन द मंथ इन विच दे अकर। क्या कह रहा है आप? टोटल अक्टूबर में 2 मिलियन है, 2 मिलियन है। इसका 65% वेरिएबल है, 35% फिक्स्ड है। 2 मिलियन का कैलकुलेट कीजिए, 35% कितना बनता है? 0.7। ये हर महीने में 0.7 आ जाएगा। वेरिएबल कितना है? अच्छा पहले मेरी बात अब गौर से सुन लीजिएगा, वेरिएबल कितना है? 1.3। तो मेरा ये ख्याल है कि 1.3 भी हर महीने आ जाएगा। नहीं, हाँ, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो सेल्स के साथ रिलेट कर रहा हो। इसका मतलब ये हुआ कि इसे हमने हर साल चेंज करना है सेल्स के लिहाज से। अब अक्टूबर के महीने से स्टार्ट और अक्टूबर के महीने की सेल्स कितनी है? 12 मिलियन ऊपर लिखी हुई है ना, ठीक है। 12 मिलियन कहां लिखी हुई है? सेकंड पॉइंट 12 मिलियन। और अक्टूबर के महीने का मार्केटिंग एक्सपेंस कितना आ रहा है? 1.3। तो इसका मतलब ये हुआ कि नवंबर के महीने की सेल्स है 14.5, तो नवंबर के महीने का मार्केटिंग एक्सपेंस क्या होगा? 1.3 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 14.5। भी वेरिएबल का ये मतलब होता है ना। कुछ क्लियर हुआ? और जब ये फिगर चली जाएगी मजीद बढ़ के दिसंबर में, दोबारा सुन लो, ये देखें, इसको बल्कि कैलकुलेट कर लेते हैं दोबारा की, क्या कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। अक्टूबर में एडवर्टाइजमेंट शुरू हो गई थी ना, मार्केटिंग। नवंबर दिसंबर, ठीक है। सेल्स कितनी है जो हमने कैलकुलेट की हुई है अक्टूबर की? 12 मिलियन, 14.5 मिलियन, 17 मिलियन। अब नीचे हमने कमीशन, ये मार्केटिंग एक्सपेंस कैलकुलेट करना है। मार्केटिंग फिक्स कितना है और वेरिएबल कितना है? फिक्स कितना है? 0.7, वेरिएबल 1.3। अब बेसिकली ये जो आपने कैलकुलेशन करनी है ना वेरिएबल की, ये करनी है, ये तो 0.7 तो हर फिक्स्ड है, हर मंथ में सेम आ गया। वेरिएबल की जो कैलकुलेशन करनी है वो विद रिस्पेक्ट टू सेल्स करनी है, क्योंकि वेरिएबल डिपेंड्स ऑन सेल। जो भी वेरिएबल एक्सपेंडिचर है वो सेल पे डिपेंड करते हैं। यहां पे 1.3 है 12 मिलियन सेल्स के ऊपर, 14.5 पे कम होगा ज्यादा होगा? ज्यादा का कितना होगा? 1.3 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 14.5, ये जितनी भी अमाउंट आती है 1.57। और इसी तरह इसकी अमाउंट क्या आएगी? 1.3 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 17, 1.84। इसी तरह चलते जाएंगे आगे। क्लियर? ये है इसकी कैलकुलेशन। और ये सेम मंथ में पे हो रहा है, उसी महीने की कैश फ्लो में क्रेडिट हो जाएगा। डन। बैंक बैलेंस is 12 million. TTL has arranged a running finance facility from a local bank at a markup of 10% per annum. रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी क्या होती है? हमने उसमें पढ़ा था सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में, शॉर्ट टर्म लोन, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कि जब चाहे बैलेंस आप निकलवा सकते। ओवरड्राफ्ट हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। कह रहे आपने 10% पर एनम के लिहाज से उससे लोन उठाया। मार्कअप इज पेबल एट द एंड ऑफ ईच मंथ ऑन द क्लोजिंग बैलेंस। जब आप सारा बना लेंगे पूरा क्वेश्चन, एंड पे क्या करना है? क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, जो या तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव। अच्छा अभी आपने क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करना है, लिखना नहीं है। मुझे इससे ना, जब मैं क्वेश्चन कर रहा था मुझे एक एडजस्टमेंट याद आ गई काउंटिंग की, जिसमें कैलकुलेट करते थे कि मैनेजर को प्रॉफिट का 10% बोनस दिया जाएगा। उसमें हम प्रॉफिट सारा कैलकुलेट कर लेते थे, लेकिन लिखते नहीं थे। क्यों नहीं लिखते थे? हमें पता होता था इसमें से उस मैनेजर का कमीशन लेस होना है, फिर नेट प्रॉफिट आएगा।
लेकिन कैलकुलेशन पहले क्योंकि मैनेजर का कमीशन उसमें बेस कर रहा होता था, उसी तरह यहां पे हमने नेट कैश बैलेंस कैलकुलेट कर लेना, क्लोजिंग लिखना नहीं है। क्यों नहीं लिखना? अब इसमें से इंटरेस्ट पे करना है। हाँ, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए बैलेंस कैलकुलेट कर ले और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 0.1 से, और फिर क्या करें? 12 से डिवाइड कर ले, एक मल्टीप्लाई बाय 1/12 करना है, क्योंकि एक महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है, वो उसका इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर बैलेंस ओवरड्राफ्ट है, अगर बैलेंस पॉजिटिव है, फिर नहीं आएगा, फिर नहीं आएगा। क्लोजिंग पे फिगर लिखे इंटरेस्ट पेमेंट की और फिर क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करना है। क्लियर? कैश फ्लो बन गया आपका। सिमिलर इंफॉर्मेशन के साथ अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन कहूं करो, वो क्या? पहले ये बताइए, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? कोई चीज? सर ये जो बैंक बैलेंस वाला है, इसमें सॉल्यूशन में एंड पे ना जो अक्टूबर में उसमें तो 0.6 आ रहा है, उसने आगे सारे मंथ्स में 0.6 लिया हुआ है, हालांकि चेंज आती है, राउंड ऑफ किया होगा उसने शायद, हाँ, वरना ये हर महीने की लैदा कैलकुलेशन होगी। उन्होंने वो उनका क्वेश्चन ये है, वो ये कह रहे हैं कि सर सोल्यूशन के अंदर उसने पहले महीने की कैलकुलेशन की है, उसके बाद बाकी सारे महीनों में उसने उसी को फिट कर दिया है। देखें, ऐसे हुआ नहीं होगा, अगर हुआ तो शायद बैलेंस सेम आ रहा होगा, लेकिन याद रखें राउंड ऑफ किया हुआ है, ठीक। आपने हर महीने की कैलकुलेशन अदा करनी है, ये कि फिक्स एक्सपेंस नहीं है, ये फिक्स एक्सपेंस नहीं है कि हर महीने सेम आएगा। वो इत्तेफाक से बैलेंस, शायद आउटस्टैंडिंग बैलेंस सेम आ गया होगा हर महीने, इसीलिए वो इंटरेस्ट सेम आ रहा, वरना आपकी कैलकुलेशन हर महीने की ज्यादा होगी। क्लियर? अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को अगर मैं चेंज कर दूं और मैं कहूं मुझे कैश बजट नहीं चाहिए, मुझे बजटेड इनकम स्टेटमेंट चाहिए, क्या आप बना सकते हैं? फर्क क्या पड़ेगा? फर्क क्या पड़ेगा? फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, मंथ वाइज बनाएंगे आप इसी तरह, लेकिन क्या करेंगे फिर उसको, मंथ सेल्स मंथ वाइज आएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स मंथ वाइज आएगी, एक्सपेंसेस मंथ वाइज है। अच्छा, अब आपने पेमेंट पीरियड को इग्नोर कर देना कि पेमेंट कब हो रही है, आपने मंथ के लिहाज से उसकी कैलकुलेशन करनी है। अगर आप ऐसे इजाजत दें तो हम आज की असाइनमेंट यही कर ले, प्रैक्टिस हो जाएगी। आज की आपकी होम असाइनमेंट कि इसी का अगर इनकम स्टेटमेंट बना ले हम अपनी तरफ से, एडिशन के जब आई कैप का क्वेश्चन आएगा तब करेंगे। चले, इसकी इसकी ही आपके तो मैं ये आपके एवेल्युएट करना चाहता हूं कि क्या आपका माइंड डिफरेंशिएट कर रहा है कौन सी फिगर कैश में जाएगी और कौन सी इनकम या एक्सपेंस में जाएगी, क्योंकि दोनों फिगर्स डिफरेंट है। हाँ, अगर कभी जिस महीने का एक्सपेंस है उसी महीने में पे हो रहा हो ना, तो फिर वो फिगर कैश में भी सेम पीरियड में जाएगी और इनकम स्टेटमेंट में भी सेम पीरियड में जाएगी। तो आज की आपकी एक और होम असाइनमेंट, एक तो ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 6 इजी क्वेश्चन है, इसके साथ ही साथ पहले आपने कोशिश करनी है इस क्वेश्चन का इनकम स्टेट बजटेड इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे। मुश्किल लेंथी है, 6 महीनों की बना लेंगे, 6 महीनों की बनेगी ना, जितने महीनों की इनकम स्टेटमेंट उतने महीनों की ही। जी, इसमें कैश बजट का टी अकाउंट नाम ये पहले डिस्कशन हो चुकी है, अगर आप नहीं बनाना चाहते तो इसमें टी अकाउंट फॉर्म में, स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में कर ले, मुझे कोई इतराज। जिन स्टूडेंट्स ने पहले कॉस्ट काउंटिंग पढ़ी हुई है, और जो कि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट है, हमने क्लास में देखा था, और उन्होंने बजटिंग का पहले क्वेश्चन किया हुआ है, तो पहले उन्हें स्टेटमेंट फॉर्म में शायद सिखाया गया है। अगर आपकी उसके ऊपर ग्रिप स्ट्रांग है, आप कर सकते हैं उसको, कोई गलत नहीं है। मैं बता दूं, मैंने जब ये क्वेश्चन को देखा मेरे सामने दोनों अप्रोचेस थे, मुझे टी अकाउंट अप्रोच ज्यादा इजी लगी, ठीक है, इसलिए मैंने उसको फॉलो किया है, क्योंकि उसमें जो स्टेटमेंट फॉर्म होते हैं उसमें ऐड लेस की कैलकुलेशन करना ना, उसमें थोड़ा बहुत बाजू का ऐड वाली आइटम लेस हो जाती है, लेस वाली उसमें गलती का चांस मेरे लिए, मेरे ख्याल में ज्यादा था। बहरहाल दोनों इक्वली करेक्ट है, कोई भी अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। जी जी, अगर इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए सेल्स की फिगर चाहिए
तो आप डायरेक्ट डेटर्स का बनाना चाह रहे हैं, हाँ तो जा सकते हैं, सेल्स की फिगर उसमें से आ जाएगी। ठीक है, सेल्स की फिगर तो उसने अगर अलहदा से इंफॉर्मेशन दी हुई है, आप अलहदा कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अलहदा कैलकुलेट कर। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये अब मैंने आपको एडिशनल होम सेटलमेंट के तौर पे कहा है कि आपने इसका, आज 2 क्वेश्चन हो गए आपके। इस क्वेश्चन को आपने इनकम स्टेटमेंट भी बनानी है, कोशिश करें मंथ वाइज बन जाए तो बहुत अच्छा है, ताकि आपका कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाए। वरना आई कैप अक्सर पूरे पीरियड की बनाता है, मंथ वाइज नहीं बना रहा पूरे पीरियड की, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप मंथ वाइज बनाएं, ज्यादा बेहतर है प्रैक्टिस के लिए। और दूसरा क्वेश्चन नंबर 6, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसकी डिस्कशन करते हैं। स्मार्ट लिमिटेड हैज प्रिपेयर्ड ए फॉरकास्ट फॉर द क्वार्टर एंडिंग दिसंबर 31st। सबसे पहले रिक्वायरमेंट पता तो चले, बजट कौन सा पूछ रहे हैं हमसे। प्रिपेयर ए मंथ वाइज कैश बजट, मंथ वाइज कैश बजट फॉर द क्वार्टर एंडिंग दिसंबर 31st 2009। क्या मतलब, कितने कॉलम बनेंगे, 3 कॉलम बनेंगे, 3 लेफ्ट पे और 3 राइट पे, 3 डेबिट 3 क्रेडिट। फिर कह रहे हैं प्रिपेयर ए बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द क्वार्टर एंडिंग दिसंबर 31st। प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस किसका बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस आप नोट कीजिए, मंथ वाइज नहीं पूछ रहा। क्लियर हुई ये चीज, मंथ वाइज प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पूछ रहा। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन तीनों क्वेश्चन में से मेरी असेसमेंट के मुताबिक सबसे ज्यादा मुश्किल था, तीनों क्वेश्चन में से। और उसमें काउंटिंग का कंसेप्ट भी यूज हुआ था। कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ था वाला, डेप्रिसिएशन वाला। स्टार्ट करते हैं। स्मार्ट लिमिटेड प्रिपेयर्ड ए फोरकास्ट फॉर द क्वार्टर एंड दिसंबर 31st व्हिच इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रोजेक्शंस। ये प्रोजेक्शंस है। सेल्स फॉर द पीरियड अक्टूबर 2009 टू जनवरी 2012 हैज बीन प्रोजेक्टेड एज अंडर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। अच्छा, क्वार्टर एंड कब मांगा था, किस क्वार्टर एंड तक, दिसंबर तक का मांगा। इसका मतलब ये हुआ कि अक्टूबर और नवंबर दिसंबर इन सब की सेल्स का टोटल हमारा किधर जाएगा, सेल्स में। अब हमने साथ साथ कैश की फिगर्स भी कैलकुलेट करनी है, साथ साथ इनकम या एक्सपेंस की फिगर भी कैलकुलेट करनी है। सेल्स हमारी इनकम होती है, इनकम में चली गई बजटेड में। क्लियर, आगे चलते हैं। कैश सेल्स इज 20% of total sales. The company earns a gross profit at 20% of sales. Cash sales is 20%. क्या कहना चाह रहा है इसका, इस इंफॉर्मेशन का क्या इंपैक्ट है हमारे क्वेश्चन पे। हर महीने की सेल्स कैलकुलेट की, 20% अलहदा किया, 80% अलहदा किया। 20% किधर गया, उसी महीने के कैश रिसीव्ड में डेबिट साइड पे, और 80% किधर गया, डेटर्स के डेबिट साइड पे। क्लियर हुई है बात, इस इंफॉर्मेशन का इंपैक्ट पूरा हो गया। चलिए, और टोटल हम इनकम स्टेटमेंट तो भेज ही चुके हैं, मंथ वाइज क्लियर तीनों। आगे क्या कह रहा है, कंपनी अर्न्स ग्रॉस प्रॉफिट एट 20% ऑफ सेल्स। इस इंफॉर्मेशन का क्या इंपैक्ट है, इससे हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट की। ठीक है, मंथ वाइज हर सेल की कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट कर ली, और उसे क्या किया, स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख दिया। क्लियर, और क्या किया, हाँ इनकम स्टेटमेंट में टोटल की फिगर। स्टॉक अकाउंट में तो मंथ वाइज हमने उसको क्रेडिट किया, लेकिन इसका टोटल करके 3 महीनों का इनकम स्टेटमेंट में शो करवा दिया। क्लियर, अब देखिए फर्क क्या है, हम साथ साथ कैश भी कर रहे हैं, कैश बजट, साथ साथ प्रॉफिट लॉस भी बना रहे हैं बजट, उसमें इनकम एक्सपेंस आता है। It intends to increase sale price by 10% from November 1, 2009. Effect of increase in sale price has been incorporated in the above figure. हाँ, irrelevant है। एक मिनट आ रहे यहाँ पे, मुझे ये बताइए, एक बंदा 10 रुपए की चीज बना के 8 में बेच रहा है, प्रॉफिट मार्जिन कितना, 20%।
20%, या यूं कह लें 100 की चीज बना के 80 में बेच रहा है, प्रॉफिट मार्जिन कितना? 20%। वो एक चीज बनाता है, बेचता है 100 की 80 में, कितने परसेंट प्रॉफिट? 20%। ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी, 80 की बना के 100 में बेचता है, कितने परसेंट प्रॉफिट? 25%। अगर क्वांटिटी डबल कर दी जाए परसेंटेज पे कोई फर्क पड़ेगा? क्वांटिटी डबल कर दी जाए परसेंटेज पे कोई फर्क पड़ेगा? 100 रुपए सेल प्राइस है, 80 रुपए कॉस्ट है, प्रॉफिट मार्जिन 20% ऑन सेल्स आया। अगर सेल्स क्वांटिटी डबल हो जाए क्या परसेंटेज पे फर्क पड़ेगा? सोच लें। और अगर प्राइस डबल हो जाए तो वो चीज 200 की हो गई, 80 कॉस्ट है, अब प्राइस ज्यादा होके 200 हो गई, बताइए परसेंटेज बदली कि नहीं बदली? चेंज हुई। एग्रीड? यहां पे मुझे बताइए, वो कह रहा है कि मेरे 20% है, किधर गया परसेंट? 20% प्रॉफिट मार्जिन है, अगर प्राइस इंक्रीज कर दे प्रॉफिट मार्जिन सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये कंसेप्ट समझाना था आपको। इसका मतलब ये हुआ, हमने जब कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करनी है, जिस साल प्राइस इंक्रीज हुई है उस साल हमारी परसेंटेज भी मार्जिन की डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होगी वो ये कैलकुलेट करना है ना, बहुत आसान है, बहुत आसान। हमारी इससे तो एग्री करते हैं कि जब प्राइस चेंज हुई, प्राइस चेंज हुई जब, तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन चेंज हो गया। पहले अब में थोड़ी सी मुश्किल हो गई ना, अब मुश्किल चीज है तो फिर हम क्या करते हैं, छोटी सी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए, 100 है हमारे पास पहले सेल प्राइस, इसमें से कॉस्ट है 80 और प्रॉफिट है 20, ऐसा ही है। तो प्रॉफिट की परसेंटेज क्या आती है? 20%। अब सेल प्राइस हो गई 110, कॉस्ट सेम है, प्रॉफिट कितना हुआ? 30। अब परसेंटेज कितनी आएगी? क्या सेम रहेगी? चेंज होगी। कितनी हुई? 30 डिवाइडेड बाय 110 कितनी होगी? 30 डिवाइडेड बाय 110, 27.27% कैलकुलेशन करके आया हूं घर से। 27 पूरी बताया, 27.27%। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, अगर आपने प्राइस इंक्रीज से पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करनी है ना, 80% से मल्टीप्लाई करें, 80% से मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, क्योंकि 20 था ना, 80% से। अब प्रॉफिट मार्जिन कितना है प्राइस इंक्रीज के बाद? तो कॉस्ट कितनी हुई? 72.73, 72 भाई ये समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये हमारी कॉस्ट है, नहीं समझ आई? अच्छा पहले ये बताए, प्राइस इंक्रीज हो प्रॉफिट मार्जिन चेंज हो जाता है कि नहीं हो जाता? प्राइस इंक्रीज हो, उसने प्राइस इंक्रीज की ना, हमने उसे 100 की अजम्पशन, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना था ना, 100 एज्यूम करके हमने कल, इसका मतलब ये है प्राइस इंक्रीज कब हो रही है? नवंबर। इसका मतलब है अक्टूबर तक हमने सेल से कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करनी है, 80% से मल्टीप्लाई करेंगे। नवंबर से ऑनवर्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करनी है, तो सेल्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 72.73 से। कुछ समझ आ रही कि नहीं आ रही? आ रही कि नहीं आ रही? उसने सिर्फ ट्विस्ट कहानी में लेके आया क्या, अपना प्रॉफिट मार्जिन चेंज कर दिया उसने, तो कोई मसला नहीं है, हमने भी थोड़ा सा रुक के चेंज प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया, बाकी सारी कहानी वैसे ही जैसे हम नॉर्मल करते हैं, उसी तरह कॉस्ट ऑफ सेल ट्रीटमेंट कैलकुलेशन उसने ऐड की है दरमियान में, बाकी हमारे जो कंसेप्चुअल वर्किंग चलती है वो उसी तरह चलेगी, उसमें कोई फर्क नहीं है कि सेल से कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट किया, उसे स्टॉक अकाउंट में डाला और उसके बाद आगे कैलकुलेशंस की। ये क्लियर हो गया भाई? फैक्ट ऑफ इंक्रीज समझ आ? आइंदा किसी क्वेश्चन में अगर मिडवे में जाके सेल प्राइस इंक्रीज करे कैलकुलेट कर लेंगे, अगर सेल की बजाय कॉस्ट इंक्रीज कर दे
मर्जी है ना उसकी, तो भी परसेंटेज चेंज होगी, ये समझ आ गया? चेंज कर लेंगे, उस सूरत में कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ जाएगी। सेकंड, ऑल डेटर्स आर अलाउड 45 डेज क्रेडिट एंड आर एक्सपेक्टेड टू सेटल प्रॉम्प्टली। इस क्वेश्चन में प्रोबेबली सबसे जो मुझे एडजस्टमेंट समझने में टाइम लगा वो ये था। हालांकि इसका कंसेप्ट सिंपल भी था। हमारी assumption ये होती है, मुझे ये बताएं, कह रहा है सेल्स जनवरी के महीने की 10,000 है, फर्ज कीजिए, क्या सारी की सारी सेल्स एक ही तारीख को हुई होगी? पूरा हर दिन कुछ ना कुछ सेल हुई होगी, ऐसा ही है। तो अगर हम 100% करेक्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं ना, तो हमें हर दिन की सेल्स कैलकुलेट करके उसको डे वाइज रिकॉर्ड करना चाहिए, परफेक्ट काम ये होगा, लेकिन आइडियल। लेकिन चूंकि एग्जाम में ये पॉसिबल नहीं है, तो हम अजम्पशन लेते हैं क्या, कि जितनी भी सेल्स है वो मंथ एंड या ईयर एंड पे हो रही है। आपको याद होगा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में भी हमने आसानी के लिए यही अजम्पशन लेते थे, और ये अजम्पशन एक्सेप्टेबल होती है एग्जाम मॉडल के लिए, इवन प्रैक्टिकली भी, अनलेस कि आपकी अमाउंट ज्यादा हो। मेरी बात समझ आ रही है कि हम इसमें मेरी असेसमेंट के मुताबिक होना, यही अजम्पशन लेके हमें चलना चाहिए था। इसमें होता क्या कि जो जनवरी के महीने की सेल्स है, जनवरी के महीने की, फर्ज कीजिए, वो कब कलेक्शन होती है उसकी क्रेडिट सेल्स की? मार्च के, जनवरी के महीने की जो सेल्स है जनवरी के महीने की, उसके 45, अगर वो 30 डेज का रेगुलर पीरियड होता तो जनवरी की सेल्स हम कब कलेक्ट करवाते हैं? जनवरी की क्रेडिट सेल्स फरवरी में कलेक्ट करवाते हैं ना, और 2 महीने का हो तो मार्च में, और 45 दिन का है तो मार्च में आएगा। इसी तरह हर मंथ की सेल 45 डेज के बाद क्लियर होनी चाहिए थी। ये थी सिंपल एडजस्टमेंट, जो कि मैंने इनिशियली इसी के मुताबिक किया, और ये मैं इससे एग्री भी करता हूं इससे। अब आई कैप का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आई कैप का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब क्रेडिट पीरियड 45 डेज आ गया ना, मिड ऑफ द मंथ, तो हमें अपनी सेल्स को भी मिड ऑफ द मंथ कर देना चाहिए। 15 दिन की लैदा और 15 दिन की लैदा। हमने कहा इससे फर्क क्या पड़ा? उसने कहा सोचिए जरा, सोचिए कि जनवरी के महीने में जो 15 जनवरी तक की सेल है वो कब कलेक्ट होगी? फरवरी के एंड में। और जो जनवरी के महीने के आखिरी 2 हफ्तों की सेल है वो कब कलेक्ट होगी? मार्च में, पहले दूसरे से मैं करते, मार्च में कलेक्ट हो जाएगी, मार्च में आ जाएगी। तो उसने 2 हिस्से कर दिए, ये भी ठीक है, गलत नहीं है, ये भी ठीक है, गलत नहीं, ऐसे ही होगा ना? नहीं समझ आई बात की? 45 दिन का क्रेडिट पीरियड है, ठीक है, 45 दिन का क्रेडिट पीरियड है। अब हम एक तो अजम्पशन ये है, एज्यूम करें कि उस जिस महीने की सेल है ना, सारी की सारी उस मंथ के एंड पे आती है, एक अजम्पशन ये है। दूसरी अजम्पशन ये है कि सेल जो है वो महीने में 2 दफा कलेक्ट होती है, 2 दफा, एक दफा 15 दिन मिड ऑफ द मंथ और एक दफा एंड ऑफ द मंथ। भाई 2 अजम्पशन, ये अजम्पशन हालांकि ज्यादा बेहतर है 15 दिन वाली, लेकिन इसकी मिसाल उसी तरह है कि इससे ज्यादा बेहतर तो डेली बेसिस वाली भी थी। तो हम अपनी कैलकुलेशन को डिवाइड नहीं करते। यहां पे मेरी असेसमेंट, समझ रहे हैं पॉइंट? मेरी असेसमेंट के मुताबिक अजम्पशन क्या होनी चाहिए थी कि जितने भी पूरे महीने की सेल्स है एंड ऑफ द मंथ अकर होनी चाहिए, अकर हो रही है, और 45 डेज के बाद कलेक्शन हो रही है। सोल्यूशन में उसने अजम्पशन क्या ली? उसने अजम्पशन ली कि सेल्स हो रही है एक मिड ऑफ द मंथ और दूसरा एंड ऑफ द मंथ। यानी अगर किसी महीने में 1 लाख की सेल हुई है ना, हमारी अजम्पशन क्या है? वो सेल 31 मार्च को हुई है। अब उसकी अजम्पशन क्या है 45 दिन की बात लेके,
कि इसमें से आधी हुई है 50,000 हुई है 15 तारीख को और 50,000 हुई है 31 को। भाई ये पॉइंट समझ आ रहा है आपको? गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा गलत, लेकिन कॉम्प्लेक्स कर दिया उसने। हालांकि हमारी assumption सिंपल होती है और नॉर्मली एक्सेप्टेबल होती है कि हर मंथ। अब आपके पास ऑप्शन है, मैं तो अगर एग्जाम में हूं ना, मैं इतनी कम्प्लेक्स कैलकुलेशन की तरफ ना जाऊं, मैं सिंपल सोचूं 30 दिन का क्रेडिट पीरियड है, इसका मतलब है 30 दिन के बाद पेमेंट होगी, यानी इस साल जो सेल परचेज हुई है उसकी सेटलमेंट हो, महीने हुई है उसकी सेटलमेंट होगी अगले महीने। अगर 2 महीने का क्रेडिट पीरियड है तो 2 महीने बाद सेटलमेंट होगी, यानी इस महीने की जो सेल परचेज है क्रेडिट की, उसकी सेटलमेंट कब होगी? 2 महीने के बाद। यानी जनवरी की है तो मार्च में होगी, फरवरी की है तो अप्रैल में होगी। लेकिन अगर 45 डेज आ गया, सेम रूल कि जनवरी की सेल जो है वो क्रेडिट सेल, उसकी सेटलमेंट कब होगी? मार्च में, मिड ऑफ द मार्च होगी। लेकिन चूंकि हम उसको एक ही पीरियड एज्यूम करते हैं तो वो मार्च में होगी। ये बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, अब आपकी मर्जी, आप जिस तरह मर्जी कर लें। ठीक है, और ये देखिए, ये 2 हिस्सों में, हर महीने की सेल को उसने 2 हिस्सों में किस लिए डिवाइड किया, ये रीजन समझना जरूरी है। उसने सोल्यूशन में क्यों ऐसे किया है? क्योंकि 45 डेज क्रेडिट पीरियड था, कुछ का क्रेडिट पीरियड मिड ऑफ द मंथ खत्म हो रहा होगा, कुछ का एंड ऑफ द मंथ खत्म हो रहा है, इसलिए किया उसने। लेकिन मेरा उसके साथ थोड़ा सा सूली इख्तलाफ है। अब आपकी मर्जी, आपको जो assumption बेहतर लगे वो कर ले। मंथ टू मंथ वाली, मुझे भी मंथ टू मंथ वाली बेहतर। जो उस ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस की बात करें ना, हाँ, ओपनिंग बैलेंस में उसने 2 फिगर्स दी हुई हैं, अगस्त की भी दी हुई है, 2 महीनों की दी हुई है। लेकिन देखें, आप किसी भी assumption के मुताबिक चलें, किसी भी दोनों में से, दोनों सूरतों में आपका क्लोजिंग बैलेंस 2 महीनों की फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। दोनों 45 डेज के केस में भी एक इस महीने की क्रेडिट सेल और दूसरा पिछले महीने की। अब आपको यह तो नहीं बता दिया, पहले मेरे जहन में भी आया था, मैंने कैलकुलेशन किया, वो पूरी आधी नहीं थी, कुछ ना कुछ फर्क। इसका मतलब यह हुआ कि वो 2 महीनों की फिगर दे रहा है, लेकिन आप किसी भी assumption के मुताबिक चले, चाहे सारी की सारी कलेक्शन एंड ऑफ द, सारी की सारी सेल एंड ऑफ द मंथ एज्यूम करें, चाहे मिड हर 15 दिन के बाद सेल हो रही है एज्यूम करें, दोनों सूरतों में जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम किसी भी मंथ में, वो 2 महीनों का होगा ना, 2 महीनों का होगा, एक इस महीने का और एक प्रीवियस मंथ का। समझ आ रही? चलिए आगे चलते हैं। ये बहरहाल पूरी असाइनमेंट में तीनों क्वेश्चन में सबसे मुश्किल क्वेश्चन ये, और इसके अंदर सबसे मुश्किल जजमेंट ये, जो कि मेरे ख्याल में बिला वजह कर दी है, थी नहीं ये। ठीक है, इसको अगर 60 डेज कर देते ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता, 30 डेज कर देते बहुत आसान हो जाता, इवन 45 डेज में भी आसान था, लेकिन उसने उसको फिर assumption चेंज करके 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। क्लियर? ये नेक्स्ट, स्मार्ट लिमिटेड फॉलोज ए पॉलिसी ऑफ मेंटेनिंग स्टॉक इक्वल टू प्रोजेक्टेड सेल ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ये इंफॉर्मेशन हमें किस लिए देता है? ये इंफॉर्मेशन किस लिए देता है? क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए, कि क्लोजिंग स्टॉक हमने कैलकुलेट अगले महीने की सेल्स। लेकिन फिर वही बात चौथी दफा बता रहा हूं, क्या वाला? कॉस्ट ऑफ सेल्स पे लेंगे, सेल्स पे नहीं। क्या हमें सेल्स गिवन है? ठीक है, अच्छा, इसको कैलकुलेट करने के लिए टोटल सेल यूज करनी है कि क्रेडिट सेल? टोटल सेल्स, शाबाश। हर महीने की सेल्स आपके पास है, उस महीने की कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करें। लेकिन जेहन में रखिएगा, 2 फार्मूलाज हैं, एक बिफोर इंक्रीज, एक आफ्टर इंक्रीज। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट कर लें, कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने के बाद क्या करना है, वो उस साल का, उस महीने का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट कर लिया सबका, क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिकली हो गया। वो कैसे? वो प्रीवियस का क्लोजिंग हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें उसने ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक उसने क्वेश्चन में खुद से दिया हुआ है। चलिए ठीक है, वो ओपनिंग आ जाएगा और हमारी कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई, ओपनिंग भी आ गया, क्लोजिंग भी आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आ गई, बाकी फिगर्स क्या रह गई? परचेजेस, बैलेंसिंग में परचेजेस है, और वो किधर जाएगी? क्रेडिटर्स के अकाउंट में। क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है,
अगर क्रेडिटर को ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ ना तो परचेजेस को क्रेडिटर्स के अकाउंट में लेके जाएंगे। अगर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ तो डायरेक्ट उसे कैश बजट में ले जाएंगे। ये तो क्लियर है ना। तो यहाँ पे उसने ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया क्या, तो इसको क्रेडिटर्स को डायरेक्ट किधर ले जाए, कैश बजट में। यानी जितने क्रेडिटर्स हुए हैं कह रहे हैं 10% कैश है और बाकी 90% जो अगले महीने पे होते हैं। इसका मतलब है कि स्टॉक, और से सुनिएगा, स्टॉक अकाउंट में से जितनी परचेज निकलेगी उसका 10% इसी महीने की कैश पेमेंट में आएगा और उसका 90% अगले महीने की कैश पेमेंट में जाएगा। एग्री करते हैं? ठीक है। वरना अगर उसने हमें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया होता तो हम उस क्रेडिटर में जाके वहां से फिगर कैलकुलेट करके कैश पेमेंट में लेके जाते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? क्वेश्चन नहीं करवा रहा, कंसेप्ट समझा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह, कल करेंगे, लेकिन अभी कंसेप्ट। आगे चलें। ऑल क्रेडिट, ये हो गया। मार्केटिंग एक्सपेंसेस फॉर अक्टूबर आर एस्टिमेटेड 3 लाख, 50% ऑफ फिक्स्ड whereas remaining amount varies in line with value of sale। पिछले क्वेश्चन की एडजस्टमेंट आ गई, देखा? जैसे जैसे आप हर क्वेश्चन में नई नई चीजें सीखते जाते हैं ना, वैसे वैसे आप गलतियां कम करेंगे क्योंकि रिपीट हो रही होती हैं एडजस्टमेंट्स। जिस तरह फाइनल काउंट के क्वेश्चन में होता था, शुरू शुरू में हर क्वेश्चन में आप फंसते थे, लेकिन जब आपने 20-25 एडजस्टमेंट सीख ली होती थी, फिर आप देखते थे तकरीबन 80% एडजस्टमेंट रिपीट हो रही हैं, 20% तक नहीं आते हैं। मार्केटिंग वेरी करेगी, वेरिएबल कैलकुलेट कर लेंगे और फिर सेल्स के लिहाज से उसको चेंज करते रहेंगे। सेल्स ऊपर कैलकुलेट की हुई है ना हमने। नेक्स्ट, एडमिन एक्सपेंसेस पेड फॉर सितंबर आर 2 लाख। ड्यू टू इन्फ्लेशन दीज आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 2% ईच मंथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि सितंबर में कितने हैं, अक्टूबर में कितने होंगे, 2,04,000, नवंबर में भी 2,04,000 होंगे। ऐसा नहीं होगा। अच्छा, मैं ना बाज़ औक़ात एक गलती कर देता हूं, आपने नहीं करनी। क्या जब वो ऐसे बताता है ना कि ये फिगर है हमारी मंथ 1 की और फिर ये 10,000 से इंक्रीज होती जाएगी, तो मैं सिर्फ नेक्स्ट वाले मंथ में इंक्रीज करता हूं, बाकी सेम रखता हूं। हालांकि इस तरह की इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि जो इंक्रीज है हर मंथ आ रहा है। जो 2% इंक्रीज है ना, ये 2% इंक्रीज सिर्फ सितंबर अक्टूबर में नहीं है, नवंबर में भी है। यानी मुझे लगता है कह रहा है कि अक्टूबर में 2% इंक्रीज है, नवंबर में भी 2% ही है। हालांकि अगर बेस के साथ कंपेयर करें ना तो अक्टूबर में 2% इंक्रीज होगा, फिर अक्टूबर की जो अमाउंट है उसका 2% नवंबर में इंक्रीज होगा, फिर जो नवंबर की अमाउंट है उसका 2% दिसंबर में होगा। ये नहीं कि एक दफा 2% इंक्रीज किया और सब में वही ऐड कर दिया। वो ट्रीटमेंट, बात समझ रहे ना क्या समझाना चाह रहा हूं? यानी हर महीने में इंक्रीमेंट ऐड करना है और फिर उसका इंक्रीमेंट, जिसे आप कहते होते थे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इन शॉर्ट में आपको ये समझा रहा हूं कि इसको सिंपल इंटरेस्ट ना समझिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट समझिएगा। कंसेप्ट मैच हो रहा है ना? समझ आ रही है? हर महीने में जो इंक्रीज फिगर होगी उसका 2% लगाना। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 15% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। Depreciation is charged from date of purchase to the date of disposal। ये उसने ज्यादती की हमारे साथ कि काउंटिंग का कंसेप्ट इंट्रो भी है, FR1 भी है, FR2 भी है, आगे भी काउंटिंग आएगी, उधर चेक कर लो। इधर डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट चेक करने की क्या, लेकिन बहरहाल कर लिया। क्या हमें डेप्रिसिएशन आती है? अच्छा, मुझे नहीं आती, आपने मुझे बताना है कि ये कैलकुलेशन क्या मेरी सही होगी। डेप्रिसिएशन के लिए तो चाहिए एसेट्स, ओपनिंग बैलेंस उसने दिया हुआ है। अच्छा, फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट्स भी है। मैंने जब सीखी थी ना बहुत अरसा पहले डेप्रिसिएशन, तो जब आईकॉम में सीखी थी ना, आईकॉम में ये सिखाते थे कि जो भी क्लोजिंग बैलेंस है उसके ऊपर रेट लगाओ, खत्म कहानी।
जो भी क्लोजिंग, जब सीए में आए तो उन्होंने बताया नहीं 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 नहीं, एक तो फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट्स होते हैं ना, उनके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करना है, और दूसरा जो डिस्पोज हो गए हैं उनके ऊपर करनी है, लेकिन जितना अरसा इस्तेमाल हुए हैं, और जो ऐड हुए हैं परचेज उनके ऊपर भी डेप्रिसिएशन कर, लेकिन जितना अरसा इस्तेमाल हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेप्रिसिएशन, अब ये मुश्किल आ गया ना, मुश्किल में हमेशा मेरी आदत ये है कि मैं कोई ना कोई डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। या डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है ना, डेप्रिसिएशन, तो ओपनिंग बैलेंस पे अलग और जो एडिशंस हुई हैं उन पे अलग। ओपनिंग बैलेंस में भी कुछ तो होंगे जो पूरा साल इस्तेमाल हुए हैं, कुछ होंगे फुल्ली डेप्रिशिएटेड, कुछ होंगे डिस्पोज्ड, और कुछ होंगे ओपनिंग, रिमेनिंग ओपनिंग से क्या मुराद है, जो पूरा साल इस्तेमाल हो। देखिए ये समझ आ रहा है आपको, इसका मतलब है हमें कैलकुलेशन चार हिस्सों में करनी पड़ेगी। फुल्ली डेप्रिशिएटेड का ट्रीटमेंट रहता है, डिस्पोजल का ट्रीटमेंट लेता है, एडिशन का ट्रीटमेंट लेता है, और रिमेनिंग का लेता है। अब टोटल एसेट्स कितने हैं, फिक्स एसेट एट कॉस्ट 8 मिलियन, 8 मिलियन है टोटल 8 मिलियन है ना, ये 8 मिलियन भाई समझ आ रहा है, अटेंटिव होके 8 मिलियन, जहां गलती करूं बता देना है। अब मैं कर रहा हूं, आपने चेक करना सही कर रहा हूं कि नहीं। इसमें से फुली डेप्रिशिएट कितने हैं, 20%, यानी 1.6 मिलियन। इस पे तो डेप्रिसिएशन नील। डिस्पोज कितना हुआ है, ऑन अक्टूबर 31st ऑफिस इक्विपमेंट हैविंग बुक वैल्यू 5 लाख, 40% ऑफ द कॉस्ट ऑन अक्टूबर 1, 2009 would be replaced at cost of ₹2 million after adjustment of trade in allowance। यानी अक्टूबर 1 को उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 40% ऑफ बुक वैल्यू। तो अब इसका मतलब यहाँ पे डिस्पोजल अकाउंट बनाना है, अटेंटिव होके जरा, कहानी मुश्किल हो रही है भाई। डिस्पोजल अकाउंट बनाना है, डिस्पोजल अकाउंट बनने लगा, डिस्पोजल अकाउंट, यहां पे क्या आता है, कॉस्ट, यहां पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उलट हो गया, कॉस्ट इधर आते हैं, ओके, कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कैश रिसीव्ड कि कैश पेड, कैश रिसीव्ड, रिसीव्ड इधर आएगा, पेड। जो न्यू एसेट आता है, न्यू एसेट क्रेडिट साइड पे, ये कैश रिसीव किया या पे किया जो भी आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा न्यू एसेट, ठीक है। और यहां पे बैलेंस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे ही होगा। कॉस्ट कितनी है डिस्पोजल जो किया है, 500, 40% ऑफ कॉस्ट है, 40 है, 500 डिवाइड बाय 0.4 करें, कितना आया, 1250। ये 1250 कॉस्ट है, और डेप्रिसिएशन कितनी है, 60%, 750। अच्छा ये है स्टार्ट ऑफ द मंथ तक। नोट कीजिए 1 अक्टूबर को वो वैल्यू दे रहा है, और एसेट डिस्पोज कब हुआ है, 31 अक्टूबर। इसका मतलब